हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 11 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम लोग रोज एक डेली बेसिस पे मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं, तो आज भी आपके लिए वो मोटिवेशनल कोट हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस प्यारे से मोटिवेशनल कोट की। तो आप देख सकते हो, न थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफर हमारी जारी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? लाइक करो, कमेंट करो। एंड इसी के साथ लेट्स फ्रेंड मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। तो जो हमारा पहला आर्टिकल है वो बेसिकली ब्रिक्स से एसोसिएटेड है। ब्रिक्स आपको ये पता है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसमें आपके ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश आते हैं। एंड ब्रिक्स का बेसिक प्रिंसिपल जानना जरूरी है एंड ब्रिक्स की क्या अहमियत है भारत के लिए, उन सबको समझेंगे। एंड साथ ही साथ ये जो करंट कंटेक्स्ट ब्रिक्स की आई है उसमें क्या बातें कही गई हैं। लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो ये जो आपका आर्टिकल नंबर 1 है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम्स, देयर मैंडेट इसके अंतर्गत कवर होगा। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स को जान लेते हैं। आपने ब्रिक्स देशों का मैप देखा होगा एंड अगर नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके ब्रिक्स देशों का मैप देख लो, आपको याद हो जाएगा। जब हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ये जो आपके ब्रिक्स हैं ये इनफॉर्मल ग्रुप हैं स्टेट्स के, जिसमें आपके 5 देश आ जाते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन आपको याद यहाँ पर ये रखनी है मेंस के लिए कि ब्रिक्स कंट्रीज के क्या सिग्निफिकेंस है। पहली बात तो ये कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 41% शेयर वो ब्रिक्स देशों का है, जिसमें इंडिया और चाइना 2 महत्वपूर्ण मोस्ट पॉपुलस देश आ जाते हैं। दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो आपका ब्रिक्स है वो 24% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को कंप्राइज करता है, यानी कि वैश्विक लेवल का जो जीडीपी है उसमें ब्रिक्स देशों का जो शेयर है वो 24% है, यानी कि आपका 1/4। तीसरा सिग्निफिकेंस अगर ब्रिक्स की देखें तो जो वर्ल्ड ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड में जो ब्रिक्स नेशन है वो 16% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज कंट्रीब्यूटेड बाय होम? ब्रिक्स नेशन। एंड जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो कौन कौन से मुद्दे पर जो डिस्कशन करते हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि ब्रिक्स नेशन की जो मेन फिलॉसफी है वो किन बातों पर फोकस करती है। तो 3 पिलर पर आधारित है आपका ब्रिक्स कंट्री का ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो टू इंश्योर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, दूसरा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन हो इन देशों में, सो दैट जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज है उसको डील किया जा सके। एंड तीसरा कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेज। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि ये सब जो देश हैं काफ़ी ज़्यादा रीजनल है एंड अगर पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंजेज होते हैं तो फिर रीजनल इंटीग्रेशन हो सकेगा एंड फिर साथ ही साथ इन सारे देशों की एक साथ तरक्की, ग्रोथ हो सकेगा। तो 3 महत्वपूर्ण पिलर पर आधारित है ब्रिक्स के कंट्रीज। एक तो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेज। एंड ब्रिक्स के 2 महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन भी हैं, आपने पढ़ा भी होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या करता है? अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेट्स से कि इंडिया को बनानी है या फिर कोई अन्य ब्रिक्स मेंबर को बनानी है तो पैसे की जरूरत होती है। तो वैसे पैसे कहाँ से मोबिलाइज किए जाएंगे? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकती है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अगर कोई लगाना है ब्रिक्स देशों में तो उसे भी फाइनेंस कर सकती है। दूसरा है आपका कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये जो कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैकेनिज्म है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैकेनिज्म मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि अगर ब्रिक्स देश हैं उसमें से किसी देश की फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर। बैलेंस ऑफ पेमेंट को का क्या मतलब हुआ कि जो हम वर्ल्ड ट्रेड करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड जब हम करते हैं तो हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तब आती है कि जब हमें इंपोर्ट करने के लिए जो पर्याप्त पैसे हैं
फॉरेक्स रिजर्व है वो नहीं हो पाते हैं और हम अपने जो बेसिक नीड्स है जो फुलफिल होने थे उसको नहीं फुलफिल कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इंडिया ने भी एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस झेलने से बचा था 1991 में, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है ये क्या करती है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिल रही है कोई ब्रिक्स नेशन में, तो फिर उनको पैसे मदद करेंगे सो दैट वो इस क्राइसिस से निकल पाए। ये तो हमने ब्रिक्स के बेसिक के बारे में जाना। अब ये न्यूज क्या है, तो आप देख सकते हो जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एंड ये बातें कही गई हैं आपका ब्रिक्स इकोनॉमिक बुलेटिन 2021 में, जो इंडिया के ही द्वारा चेयर की गई थी। एंड यहाँ पर कहा गया कि जो ब्रिक्स इकोनॉमीज है उनको जो अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही हैं अमिड द क्राइसिस, उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई और उस पर वर्क करने की जरूरत है बाय प्रॉपर प्लानिंग। एंड ऑल दीज कंट्रीज शुड वर्क फॉर ब्राइट पोस्ट पैंडेमिक फ्यूचर। बिकॉज अगर अभी हम इन अपॉर्चुनिटीज को नहीं सीज कर पाए तो कहीं ना कहीं हम उस पोटेंशियल को खो देंगे जो ये क्राइसिस हमें ऑफर कर रही है, क्योंकि आपको पता है हर एक क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जब लॉकडाउन हुआ था तो अल्टीमेटली किसका चलन बढ़ा था, डिजिटल सेक्टर का चलन बढ़ा था। तो आप समझ सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई थी जिसके माध्यम से आपका डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ एक प्रकार से इस 1-2 सालों में। तो उसी प्रकार से अदर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है उनको सीज करने की जरूरत है, उन सारे पोटेंशियल को एक्वायर करने की जरूरत है। अन्य क्या की ऑब्जर्वेशन इस स्टडी में की गई, तो पहली बात तो ये कि जो ब्रिक्स देश हैं, ये जो 5 ब्रिक्स देश है, इन सारे देशों का जो ग्रोथ रेट है या ग्रोथ पेस है उसमें डिफरेंसेस हैं, यानी कि हर ब्रिक्स देश डिफरेंट ग्रोथ रेट से मूव कर रहे हैं और इसको वैलिडेट करने के लिए फैक्ट भी दी गई है। फॉर एग्जांपल चाइना, इन्होंने क्विक रिकवरी कर ली बिकॉज इन्होंने क्विक इन्फेक्शन का कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया और ब्राजील की, तो ये जो है अब इकोनॉमिक ग्रोथ को अब पिकअप कर रहे हैं और जो डाटा निकल कर आ रही हैं इंडिया के लिए वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, जो हाईलाइट करती है कि हाँ इंडिया और ब्राजील या फिर इंडिया ये इकोनॉमिक ग्रोथ को पिकअप कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें रशिया और साउथ अफ्रीका की, तो रशिया और साउथ अफ्रीका अभी अपने प्री पैंडेमिक लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आने वाले हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये बात इंडिकेट करती हैं कि जो ब्रिक्स नेशन है वो डिफरेंटली रिकवर कर रहे हैं। एंड जो ब्रिक्स इकोनॉमीज हैं, अगर हम बात करें इनके फॉरेक्स रिजर्व की, तो काफी अच्छी रही, यानी कि पैंडेमिक के कारण फॉरेक्स रिजर्व में कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं आई। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, जो बाहर से विदेशों से अर्न किया गया पैसा है उसी को हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, और ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व के मामले में जो ब्रिक्स इकोनॉमीज है इन्होंने स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई है इस पैंडेमिक के दौरान, पार्टिकुलरली इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2020। एंड जो ब्रिक्स कंट्रीज के बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हमने बताया, ये रिजाइलेंट रहा बिकॉज करेंसी इन देशों की मजबूत रही, साथ ही साथ जो ट्रेंड रहा एक्सटर्नल डेब्ट कमिटमेंट्स का उसको अच्छे तरीके से निभाया, एंड जो रिजर्व पोजीशन है वो भी मजबूत रही। लेकिन ये जो स्टडी है इसने कुछ अनसर्टेनिटी को भी हाईलाइट किया जो कोविड-19 के कारण इमर्ज हुई। साथ ही साथ ये भी बातें कही गई कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन है वो टाइटन हुई है। कहने का मतलब ये कहो कि इन्वेस्टमेंट बाहर से बहुत ही कम आ रही है, जो लॉजिकल भी है बिकॉज लॉकडाउन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद होने के कारण कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा। एंड साथ ही साथ परसिस्टेंट इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रही हैं इस क्राइसिस के कारण, और ये सब कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ कंसर्न है। तो क्या चैलेंजेस निकल कर आ रही हैं ये आप देख सकते हो। पहली बात तो अनसर्टेनिटी ड्यू टू द कोविड-19, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस है यानी कि पैसे मोबिलाइज करना ये मुश्किल हो रहा है, और तीसरा परसिस्टेंट इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो इस क्राइसिस के कारण निकल कर आ रही हैं।
तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हो सकेगी ब्रिक्स देशों के लिए, तो पहली बात तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करो, जिसमें जो प्रोडक्टिविटी है वेरियस सेक्टर्स की या वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, उसमें इंप्रूवमेंट आए, उसमें इजाफा किया जाए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाए, स्किल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। एंड जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही हैं देशों के द्वारा, उसमें स्पीड और पेस और एफिशिएंसी बड़े तेजी से लाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन हो जाने के बाद कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज्यादा ओपन होंगी एंड जो भी डर है इन्फेक्शंस का वो नहीं लगेगा एंड अल्टीमेटली जो व्यक्ति है वो अपने अपने वर्क पर आएंगे, जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट हो सकती है। तो वैक्सीनेशन की पेस बढ़ाई जाए, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट, इन सब पर ज्यादा फोकस किया जाए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है सो दैट प्रोडक्टिविटी डिफरेंट सेक्टर्स की, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इंप्रूव हो सके। तो ये हमने कुछ सुझाव देखा कि कैसे इकोनॉमिक रिकवरी ब्रिक्स देशों की हो सकती है एंड कुछ चैलेंजेस भी देखा एंड ब्रिक्स के बेसिक के बारे में भी जाना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नो प्रपोजल टू स्क्रैप सेडिशन लॉ, गवर्नमेंट ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है। तो ये जो सेडिशन लॉ है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, एक बार हमने और भी इस आर्टिकल को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। तो जो आपका सिलेबस है ये बेसिकली जीएस पेपर 3, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये टॉपिक है आपका। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि भाई साहब हम सेक्शन 124A जो आईपीसी का है, जो सेडिशन को डील करता है, हम इसको रिपील करने के प्रपोजल में है ही नहीं। एंड इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ऑब्जर्व किया था कि जो एम्बिट है, जो दायरा है या फिर जो पैरामीटर्स है जिस ग्राउंड पर सेडिशन एक्ट लगाई जाती हैं लोगों के ऊपर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसमें इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है, ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटीज। एंड जो इंटरप्रिटेशन है वो किस लिए करने की जरूरत है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के अधिकार है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सब के भी अधिकार होते हैं न्यूज को कम्युनिकेट करने के, इंफॉर्मेशन एंड राइट्स के इश्यूज को रेज करने के। तो अगर हम बात करें सेडिशन लॉ जो भारत में मौजूद है, आपको ही पता है कि जो सेक्शन 124A है वो सेडिशन को ऑफेंस के रूप में डिफाइन करता है। When any person brings or attempts to bring into hatred या फिर contempt या फिर excites or attempts to excite disaffection, ये जो disaffection है असंतुष्टि है, बट disaffection को डिफाइन ही नहीं की गई है ना, towards the government established by law in India। तो आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हो, इस डेफिनेशन में वैसा कुछ है नहीं। तो सेक्शन 124A डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस जो कमिट की जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा which brings or attempts to bring hatred, contempt, excites or attempts to excite disaffection toward the government established by the law in India। कैसे? तो वर्ड्स के माध्यम से, साइन के माध्यम से या फिर विजिबल इंटरप्रिटेशन या फिर अदरवाइज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, यानी कि बेल से भी आप छूट नहीं सकते एक बार इसमें पकड़ा गए तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है सेडिशन लॉ के खिलाफ भारत में कि ये सेडिशन लॉ को हटा देना चाहिए, क्यों, क्या आर्गुमेंट है, तो इसमें 2-3 आर्गुमेंट आपको याद रखने की जो बड़े बड़े देश हैं जैसे ब्रिटेन है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, इन सबों ने इस सेडिशन लॉ या फिर ऐसे रिलेटेड लॉ को खारिज कर दिया है, इसको एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमने अभी डिसअफेक्शन की बात करी है ना, द फ्रेज सच एज डिसअफेक्शन वो एम्बिगियस है, यानी इसमें क्लियरिटी नहीं है, इसको डिफरेंट गवर्नमेंट इंटरप्रेट डिफरेंटली कर सकती है, समझ में है, बिकॉज एम्बिग्यूटी। एंड आपको ही पता है कि रूल या फिर कोई भी आपका लॉ बनता है तो उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए बिकॉज मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आ जाते हैं। तो ये जो फ्रेज है डिसअफेक्शन ये एम्बिगुअस है एंड कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। एंड एक केदारनाथ जजमेंट 1962 आया था, यहाँ पर
साफ साफ कही गई थी इस जजमेंट में कि जो सेडिशन लॉ है वो रेयर इंस्टेंसेस में अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन ये भी देखा गया है कि मिसयूज, मिस एप्लीकेशन एंड अब्यूज इस लॉ का फ्रिक्वेंट होता रहता है। एंड जो नेक्स्ट सजेशन है, ये बात कही गई कि ये जो आपका सेडिशन लॉ है ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो उसका भारत भी सिग्नेटरी है, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं है ना। बिकॉज ये जो आपका इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो इंडिविजुअल के है, बिकॉज दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए राइट है इंडिविजुअल्स का। एंड तो ये 2-3 आर्गुमेंट हमने देखा। तो क्या हो गया? पहला कि इसमें जो कुछ डेवलप्ड नेशन है जैसे ब्रिटेन, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इन सब ने इस लॉ को खारिज कर दिया है। एंड जो डिसइफेक्शन है वो एम्बिगुअस है, इसको इंटरप्रेट डिफरेंटली किया जा सकता है। एंड केदारनाथ जजमेंट 1962, इसमें सेडिशन लॉ को बोला गया कि रेयर इंस्टेंसेस में यूज किया जाए। एंड चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है उसके अकॉर्डेंस में ये आपका सेडिशन लॉ नहीं टिकता। ठीक है, तो ये 4 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द सेडिशन लॉ दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, यानी कि प्रोज की बात करें, तो पहला प्रोज तो यही है कि एंटी नेशनल, सेक्शनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स, इन सब को डील करने के लिए सेडिशन लॉ जरूरी है। साथ ही साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो उनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होगा, बिकॉज ये डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ये सेडिशन लॉ मदद करता है। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विद वायलेंस एंड इलीगल मीन, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा, ये जो एंटी नेशनल, सेसेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स है उसको भी कम्बेट करने में मदद करता है। तो ये हमने दूसरा आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कन्फर्स ऑब्जर्वर स्टेटस ऑन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो जो आपका IS है, जो भारत और फ्रांस का इनिशिएटिव था, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इन द सोलर सेक्टर, तो अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया है ISA को। तो सबसे पहली बात तो हम सिलेबस की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है ये बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इसमें आपका कवर होगा, अलोंग विथ जो आपका इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इन सब में भी आपका वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो अगर ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो क्या बेनिफिट होगा? पहली बात तो वेल डिफाइंड कोऑपरेशन दोनों के बीच हो सकते हैं, यानी कि UN और अलायंस के बीच वेल डिफाइंड कोऑपरेशन हो सकता है जो बेनिफिट करेगा ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ में इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। एंड साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार आपका जब ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाता है तो अब ISA अपना परमानेंट ऑफिस भी स्टैब्लिश कर सकता है यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में, है ना। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। एंड अगर हम बात करें ऑब्जर्वर स्टेटस जो UN की तरफ से दी जाती है उसके बेसिक की, तो ये जो आपका ऑब्जर्वर स्टेटस है ये आपका 1946 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो स्विस गवर्नमेंट है वो पहले परमानेंट ऑब्जर्वर रहे थे। तो ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, स्विस गवर्नमेंट पहला परमानेंट ऑब्जर्वर रहा था। उसके बाद वेरियस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेटस टाइम टू टाइम दी गई है। एंड इसमें अन्य ऑब्जर्वर जैसे जो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं उसको भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिल सकता है। तो ये याद रखना, इवन नॉन मेंबर स्टेट्स उसको भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके हॉली सी, ठीक है, एंड इंटर गवर्नमेंटल अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको भी आपका ऑब्जर्वर स्टेटस मिल सकता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अभी इनको मिला है, कौन सा रेजोल्यूशन है ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, 76/123। एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो UN की है उनको भी ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पर FAO भी है। ठीक है, और अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये आपका इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड, याद रखना, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेक्रेटेरिएट इंडिया में ही है, गुरुग्राम में, और ये ज्वाइंटली लॉन्च की गई थी इंडिया और फ्रांस के द्वारा। COP21 जो UNFCCC का मीट हुआ था पेरिस 2015 में, वहां पर इसे लॉन्च की गई थी। और ये एक आपका कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज है
उसको डिप्लॉय किया जाए वेरियस नेशन में, मेंबर नेशन में, और हम हार्नेस कर सके रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को एंड प्रमोट कर सके ग्रीन एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को। एंड ये आपका एनर्जी एक्सेसिबिलिटी एज वेल एज एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन, इन सब को प्रमोट करता है अपने मेंबर कंट्रीज में, है ना। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब फॉसिल फ्यूल से हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। एंड एक बार आपका ये IAS अच्छे तरीके से फंक्शन करने लगा तो समझ सकते हो कि एनर्जी एक्सेसिबिलिटी भी होगी, एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर होंगी। और भारत आपको पता है एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, ऐसे में ये सब जो इनिशिएटिव है भारत की तरफ से वो भारत की एनर्जी डिमांड को फुलफिल भी करेगी। साथ ही साथ भारत ने जो जीरो न्यूट्रलिटी यानी कि नेट जीरो का टारगेट सेट रखा है उसको भी फुलफिल करने में मदद करेगा। एंड इसके तहत अभी फिलहाल 101 सिग्नेटरीज हैं और यूएस जो है लास्ट सिग्नेटरी, याद रखना है यूएस लास्ट सिग्नेटरी और यूएस सिग्नेटरी भी है, जिसमें 80 सिग्नेटरीज ने रेटिफाई किया है इस ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को, है ना। तो रेटिफाई करना मतलब ये जो प्रोविजंस होंगे ISA के वो सब इनके देश में इंप्लीमेंट किया जाएगा। सिग्नेटरी मतलब सिर्फ साइन किए हैं कि हाँ बाद में हम रेटिफाई करेंगे। तो 101 सिग्नेटरीज हैं और 80 सिग्नेटरीज इन्होंने रेटिफाई किया इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। एंड अगर हम बात करें रेलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, भारत के लिए क्या रेलेवेंस है? पहली बात तो ये कि ये इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रमोट करता है जीरो नेट टारगेट को अचीव करने के लिए। कैसे? तो सोलर कंपास के बारे में आपने सुना होगा। ये जो सोलर कंपास है ये क्या करेगा? रिसर्च करेगा सोलर पावर यूज के ऊपर कि कैसे ये जो है आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोलर एनर्जी बढ़ाया जाए, कैसे और ज्यादा अच्छे मटेरियल यूज किए जाए। तो ये सब आपका सोलर कंपास प्रोवाइड करेगा, है ना, फॉर इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च ऑन सोलर पावर यूज। अलॉन्ग विथ वी हैव द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। और आपको ही पता है ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनाया जाए जिसके तहत जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है उसको एक देश से दूसरे देश में इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, सो दैट कोई भी एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री न रह सके। इसका बेसिक थीम आप एक बार समझ लो, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। इसके तहत क्या होता है कि एक सन है, अब वो सन जो है हर जगह प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो कहीं पर कुछ समय में प्रकाश डालते हैं, कहीं पर दूसरे समय प्रकाश डालते हैं, बिकॉज एक जगह जहां सवेरा है तो दूसरे जगह हो सकता है अंधेरा है। तो क्या किया जाएगा इसके तहत, जो लेट से कि 5 देश है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सब जो है इन्होंने ग्रिड कनेक्टिविटी इंप्लीमेंट कर दी है, यानी कि लेट से कि जो आपका कंट्री ABCDE है, ठीक है। इसके तहत होगा क्या कि ये सारे के सारे जो देश हैं ये सब अपने रिन्यूएबल ग्रिड को कनेक्ट करवा देंगे कि अगर लेट से कि यहाँ पर अगर कंट्री A में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हुई सोलर के माध्यम से तो वो B में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, C में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इट इज सेम लाइक कि आपके घर में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ट्रांसफार्मर के जरिए, पोल के जरिए, उसी प्रकार से जब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाते हैं, है ना, तो ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का इनिशिएटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके इनोवेटिव सॉल्यूशन है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का एक सोलर कंपास। एंड दूसरा रिलेवेंस भारत के लिए क्या है कि ये जो भारतीय प्रिंसिपल है इक्वलिटी की, हर देश को अपॉर्चुनिटीज मिले, तो ये इंडियन फिलोसफी पर आधारित है। साथ ही साथ भारत इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रीन एनर्जी डिप्लोमेसी रेज कर सकता है। ग्रीन एनर्जी डिप्लोमेसी यानी कि सारे देश को एक लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट लॉन्च भी किया गया था COP26 में, जो अभी हाल ही में ग्लासगो में हुई, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एज वेल एज स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है ग्रीन एनर्जी के फील्ड में वो एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रही है नेशंस को। एंड इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स advises post COVID update for National Disaster Management Act
2005। अब इसके पीछे कंटेस्ट को समझिए। बेसिकली क्या है कि ये जो कोविड-19 आया और इसने ये दिखा दिया कि भाई साहब अगर इस प्रकार की पेंडेमिक अगर भविष्य में आती है तो फिर उसको डील करना है तो कुछ अन्य प्रॉपर एक्शंस हमें लेने की जरूरत होगी। साथ ही साथ जो आपका ये एक्ट है उसको रिवैम्प करने की जरूरत होगी सो दैट आगे आने वाली अगर कोई फ्यूचर चैलेंजेज है या पेंडेमिक है वो चैलेंजेस को डील कर सके। दैट्स वाई इन्होंने इसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किया। तो सिलेबस की तरफ मूव करते हैं तो आप देख सकते हो जो आपका आर्टिकल नंबर 4 है डायरेक्ट है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कंटेस्ट को आपने समझ लिया। ये जो कमिटी है अपने रिपोर्ट में रिकमेंड की कि जो एनडीएमए 2005 है इसको अमेंड किया जाना चाहिए सो दैट अगर कोविड-19 पैंडेमिक जैसी सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो उसको इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। एंड इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इवन जो एनडीएमए है उन्होंने मदद किया, टाइमली रिस्पांस प्रोवाइड किया टू डील विद द पैंडेमिक। लेकिन अगर फ्यूचर पैंडेमिक या एपिडेमिक आती है तो फिर उसको डील करने में कहीं ना कहीं एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। तो आप देख सकते हो इवन एनडीएमए हेल्प्ड इन टाइमली रिस्पांस ड्यूरिंग द पैंडेमिक बट इट इज नॉट मीन्ड फॉर हैंडलिंग द पैंडेमिक या एपिडेमिक इफ इट हैपेंस इन द फ्यूचर। एंड अन्य क्या रिकमेंडेशंस या सजेशंस दी गई हैं। तो पहली बात तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो 2019 में लाई गई थी उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं। और जब हम बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की तो ये एक प्रकार से गाइडलाइन है वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए कि वो डील करें अगर किसी भी प्रकार की अनफोर्सीन नेशनल डिजास्टर आती है। और ये अनफोर्सीन नेशनल डिजास्टर में आपका केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर अटैक ये सब हो सकती है ना। तो कैसे डील करना है उसके लिए गाइडलाइंस कौन लाया था? आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019। एंड ये जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है ये प्रिपेयर की जाती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एनडीएमए, है ना। तो ये जो गाइडलाइंस रिलीज की गई वो आपके एनडीएमए के प्रोविजन के अनुसार प्रिपेयर की जाती है। एंड अन्य क्या रिकमेंडेशन या सजेशन की गई हैं। तो पहली बात तो जो आउटडेटेड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 आप देख सकते हैं 1897 का ही आपका ये एक्ट है एपिडेमिक डिजीज एक्ट। अब भाई साहब इसमें अपडेट अमेंड करने की जरूरत है सो दैट जो पैंडेमिक से रिलेटेड चैलेंजेस फ्यूचर में पोज हो सकते हैं उसको रिस्पोंड करने के लिए ये जो एक्ट है वो कारगर साबित हो। तो क्या बातें इसमें एक निकल कर आती हैं कि जो आपका आउटडेटेड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है उसमें रिविजिट, अपडेट, अमेंड करने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो खर्च किया जाता है यानी कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंट इन हेल्थ सेक्टर ये हमेशा से एक इश्यू रहता है। हमेशा आप याद रखना इस प्रकार से स्थिति को डील करने के लिए फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन को बढ़ाना जरूरी है। तो इसमें क्या सजेशन निकल कर आ रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंड की जाती है हेल्थ केयर सेक्टर में तो उसको बढ़ाया जाए, तभी जाके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ की वो मजबूत होगी। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा जो ऐसे क्राइसिस को डील कर सकता है। क्योंकि आपने देखा है कोरोना क्राइसिस में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण कितने जो है डेथ हो गए एंड जो ऑक्सीजन मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। ये सब आपने टीवी पर जरूर देखा होगा। साथ ही साथ जो लेसन्स हमें सीखने हैं इस पैंडेमिक के कारण वो सीख कर इनकॉर्पोरेट करने चाहिए एंड जो भी एक्सपीरियंसेस हमने गेन किए हैं उन सब को याद रखना चाहिए सो दैट अगर इस प्रकार की चैलेंजेस फिर से आती हैं तो ये एक्सपीरियंसेस ये लेसन्स हमारा काम दे। जिसमें आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या हो। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि लेट्स से कि कोई पैंडेमिक आया तो भविष्य में उसको डील करने के लिए क्या मैकेनिज्म है उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये तैयार होना चाहिए। लॉकडाउन्स, इसके प्रोज कॉन्स, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, इन सब के लिए हमें जो लेसन है वो सीखनी चाहिए। एंड साथ ही साथ जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ कोविड-19 का, ठीक है, उसके बाद आपको ही पता है पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था WHO के द्वारा। लेकिन उसी के अनुसार भारत में क्या डिक्लेयर किया गया, तो जो भारत में पैंडेमिक है जो आया था उसको नोटिफाइड ट्रेजेडी के रूप में डिक्लेयर किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड जो एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इनको
इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी जो ड्यूटी है वो इन्वोक की गई। तो भारत ने क्या किया, एक तरफ भारत का इनिशिएटिव है, साथ ही साथ फ्यूचर में इस प्रकार के पैंडेमिक को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यहाँ से आपका ये निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एम्बिट ऑफ एनडीएमए 2005 की, तो पहली बात तो ये याद रखना है आपको कि ये जो आपका एनडीएमए एक्ट है, ये आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकल लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के क्रिएशन की बात करती है। एंड जो है भी अभी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपने सुना भी होगा। एंड वी हैव द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो इस एक्ट के तहत सेटअप की गई है, और ये नोडल सेंट्रल बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है विभिन्न स्टेट्स के साथ फॉर डीलिंग विद द डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि एनडीएमए का जो चेयरपर्सन है वो है आपके प्राइम मिनिस्टर। एंड जो आपका लेजिस्लेटिव बैकिंग दी गई एनडीएमए को, वो बेसिकली इसलिए दी गई सो दैट इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके डिजास्टर का। तो ये हमने डिस्कस किया इस इश्यू के बारे में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एडवाइजरी टू पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑन चिल्ड्रंस सेफ ऑनलाइन गेमिंग। तो एडवाइजरी जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, सो दैट जो गेम खेलने की जो परंपरा है ऑनलाइन गेमिंग वो बढ़ती जा रही है, तो उसको कैसे रेगुलेट मॉनिटर किया जाए सो दैट बच्चों पर कम से कम असर पड़े इस गेमिंग का, क्योंकि ये सब एक एडिक्शन है, आपको भी पता है। तो इस एडिक्शन से रोकने की जरूरत है, उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो सिलेबस की बात करें तो देख सकते हो, ये जो आपका है सिलेबस, आर्टिकल नंबर कहाँ गया आपका, हाँ ये देख सकते हो, इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पर आपका इन दोनों में ये कवर होगा। तो पहली बात तो ये कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने एडवाइजरी इशू की है पेरेंट्स और टीचर्स को, सो दैट उनको एजुकेट किया जा सके कि क्या एक्शन लेने चाहिए, सो दैट जो भी ऑनलाइन गेमिंग डाउन साइड्स हैं या फिर ऑनलाइन गेमिंग के जो निगेटिव साइड्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए। निगेटिव साइड्स क्या है कि अगर एडिक्शन बच्चों का हो जाता है ऑनलाइन गेमिंग में, तो इसके कारण मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस बढ़ जाती हैं बच्चों में, ये देखने को मिला है। एंड अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग की, तो ऑनलाइन गेम्स आपको ही पता है, वह इस प्रकार के गेम जो वर्चुअली खेली जाती है कंप्यूटर पर या फिर कंप्यूटर नेटवर्क पर, मोस्ट ऑफन अब तो इंटरनेट पर खेली जाती है। पहले तो कंप्यूटर पर ही खेली जाती थी, अब इंटरनेट पर ही गेम खेली जाती है, ठीक है। एंड ऑनलाइन गेमिंग के तहत सिंपल टेक्स्ट बेस्ड गेम्स हो सकते हैं या फिर उस प्रकार के गेम जहां पर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स अटैच्ड होता है, या फिर वर्चुअल वर्ल्ड पॉपुलेटेड बाय मेनी प्लेयर्स साइमल्टेनियसली। एंड जो नंबर है ऑनलाइन गेमर्स का, आप देख सकते हो कितनी तेजी से बढ़ा है। 2019 में 300 मिलियन था, एंड 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर कितना हो गया 433 मिलियन। तो एक प्रकार से 133 मिलियन का इजाफा सिर्फ एक साल में। आप समझ सकते हो कि इनको या ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की, मॉनिटर करने की कितनी जरूरी है, ठीक है। एंड 2019 का सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि इंडिया में जो गेमर्स हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेमर्स एग्जिस्ट करते हैं पूरे विश्व के कंपैरिजन में। तो आप समझ सकते हो। एंड इश्यूज एंड चैलेंजेस जो एसोसिएटेड है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, तो पहली बात तो फिजिकल, सोशल, इमोशनल डैमेजेस हो सकती हैं अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा एडिक्ट हो जाता है ऑनलाइन गेमिंग के प्रति। इसके कारण स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंसेस, हेपेटाइटिस, कैरियर, सोशल लाइफ, ये सब प्रभावित हो सकते हैं। एंड स्टडीज ने ये भी बताया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है वो धीरे धीरे गेमिंग से गैम्बलिंग की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि पहले तो गेम खेली जाती थी मजा मस्ती के लिए, चलो ठीक है मन नहीं लग रहा गेम खेल लिए। अब क्या हो रहा है गैम्बलिंग, कि भाई साहब हम हारेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, जीतेंगे तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तो गैम्बलिंग। इसके कारण क्या होता है और ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और ज्यादा गेमिंग में बच्चे या फिर जो एडल्ट हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। एंड सीरियस गेमिंग एडिक्शन के कारण गेमिंग डिसऑर्डर भी हो जाएगा। गेमिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि लगातार आप जो है अपने पोटेंशियल को तोड़ने का प्रयास करते हो, तब घुसते जाते हो। इस प्रकार के डिसऑर्डर को गेमिंग डिसऑर्डर कहते हैं। और WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को मेंटल हेल्थ कंडीशन के रूप में क्लासिफाई किया है 2018 में। एंड इस ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ने के क्या कारण है, तो पहली बात तो आपको सस्ते में स्मार्टफोन्स की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है।
चीप डाटा प्राइसेस है तो घर बैठे खेलते रहो गेम, एंड इसके कारण ऑनलाइन गेमिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो एक निगेटिव कह सकते हो कि अगर हम डिजिटल रिवॉल्यूशन का एक निगेटिव आपको लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई साहब ये सब जो एसेसिबिलिटी है आपका स्मार्टफोन या चीप डाटा प्राइसेस की, इसके कारण क्या ऑनलाइन गेमिंग, जिसके कारण गेमिंग डिसऑर्डर जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो एडवाइजरी की बात करें तो क्या करना चाहिए, तो बेसिकली बच्चों को मदद करो सो दैट वो जो है अपनी प्राइवेसी डिटेल्स ज़्यादा एक्सपोज ना करो ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो डाटा ले तो लेते हैं उसके बाद लीक कर देते हैं थर्ड पार्टी को, जिसके कारण खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो डूज में क्या है कि चाइल्ड को मदद किया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि वो अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखे। डोंट्स में क्या है कि उनको समझाया जाए कि कोई भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करे, इमेज या पॉपअप्स पर क्लिक ना करे, एंड साथ ही साथ निगरानी रखे। निगरानी किस बात की कि जो चाइल्ड के बिहेवियर है या फिर जो गेमर्स है उनके बिहेवियर पर निगरानी रखे कि वो कोई अनयूजुअल सिक्रेटिव बिहेवियर तो नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज वही एक इंडिकेशन है। एंड सो फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग टैप्स ऑन टू गैप्स इन सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर। तो ये जो आपका रिपोर्ट रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा, इसमें कुछ खामियां निकाली गई हैं, यानी कि जो सेकेंडरी टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें क्या खामियां हैं ये रिपोर्ट आपको बताएगा। तो खामियां तो हैं ही, लेकिन क्या खामियां हैं उसे हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लेट्स मूव टू द दिस टॉपिक इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज, जिसमें आपका हेल्थ टॉपिक आएगा। तो पहली बात तो इस रिपोर्ट में आपका जो सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम है भारत में उसमें क्या कमियां उसको हाईलाइट किया है। तो पहली बात तो ये कि जो फैसिलिटी बेस्ड केयर है टर्सरी सेक्टर में, टर्सरी केयर में बेसिकली, तो जो फैसिलिटी बेस्ड केयर है टर्सरी केयर में वहां पर क्या चीज की कमी है, तो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे डॉक्टर्स हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, नर्सिंग स्टाफ जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं, उन सब की कमी है एज कम्पेयर टू द पेशेंट नंबर, यानी कि पेशेंट की संख्या ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की तो उसकी कमी है कहां पर, टर्सरी केयर सिस्टम में। एंड जो क्रिटिकल केयर सर्विसेज है, क्रिटिकल केयर सर्विसेज का मतलब वो सर्विसेज जो काफी ज्यादा इमरजेंसी के समय में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो जो क्रिटिकल केयर सर्विसेज है अक्रॉस द वेरियस हॉस्पिटल वो वेरी करती हैं, यानी कहीं पर अच्छे सर्विसेज हैं तो कहीं पर खराब सर्विसेज हैं। लेकिन एक बात ये भी देखी गई है कि जो आपका क्रिटिकल केयर सर्विस है सबसे ज्यादा कमी कहां पर है, स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इन क्रिटिकल केयर सर्विसेज की काफी ज्यादा कमी है। एंड इतना ही नहीं, आप देख सकते हो ओनली 3 से 5% बेड्स जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है वो रिजर्व किए गए हैं इमरजेंसी केयर के लिए। तो 3 से 5% बेड्स में क्या होगा, ऑलरेडी बेड्स की कमी है और उसमें भी 3 से 5% बेड्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एलोकेट किए जाते हैं इमरजेंसी केयर के लिए, तो उससे क्या होगा। एंड इतना ही नहीं, सेकेंडरी लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, सेकेंडरी लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल होता है, उस वहां पर आपका सेकेंडरी लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वो जो है बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू टर्शरी लेवल हॉस्पिटल जहां पर मेडिकल कॉलेजेस भी होते हैं। कौन से फैक्टर में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, केसेस के मैनेजमेंट को लेकर, मॉक ड्रिलिंग या फिर रेगुलर ऑडिटिंग को लेकर, ये सेकेंडरी लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू द टर्सरी लेवल हॉस्पिटल। क्या रिकमेंडेशन कही गई हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर सेक्टर को इंप्रूव करने में, तो पहली बात तो रोबस्ट इंटीग्रेटेड इमरजेंसी केयर सर्विस सिस्टम लाया जाए। एंड दूसरा कि जो प्री हॉस्पिटल सर्विसेज है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। प्री हॉस्पिटल सर्विसेज मतलब क्या हुआ, हॉस्पिटल सर्विसेज से पहले जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज हो गए उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। नहीं तो पता चला कि पेशेंट है, बीमार है, इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, एम्बुलेंस की ही कमी है, तो फिर ऐसे में तो पेशेंट की जो हेल्थ है वो और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। साथ ही साथ एफिशिएंट हैंडलिंग हो मेडिकल केयर
का डिजास्टर के समय। तो अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो एफिशिएंट हैंडलिंग हो मेडिकल केयर का। एंड ब्लड बैंक रिलेटेड सर्विसेज को एक्सपेंड करने की जरूरत है, सो दैट जिनको ब्लड की जरूरत है वो आसानी से अवेल कर सके। एंड मैकेनिज्म डेवलप किया जाए टू इंश्योर फ्री ट्रीटमेंट फॉर इमरजेंसी केयर सर्विसेज, क्योंकि इमरजेंसी केयर सर्विसेज में अगर पैसे की डिमांड एक बैग कर दी जाती है तो हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है वो उस डिमांड को ना फुलफिल करे और ऐसे में जो उनको हेल्थ अवेल करने की सुविधा है वो ना मिल पाए। इसीलिए मैकेनिज्म डेवलप किया जाना चाहिए टू इंश्योर फ्री ट्रीटमेंट फॉर इमरजेंसी केयर सर्विसेज एंड स्टैंड अलोन सेंट्रल या स्टेट लेवल एफिशिएंट फंडिंग मैकेनिज्म, यानी कि एफिशिएंट फंडिंग मैकेनिज्म तो हो ही, सो दैट इमरजेंसी रिलेटेड सर्विसेज का कंटिन्यूस अपग्रेडेशन होते रहे। एंड अगर हम बात करें हेल्थ केयर सिस्टम जो भारत में है तो 3 टायर का सिस्टम है, एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है, वो फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि इंडिविजुअल को कोई भी छोटी मोटी इश्यूज आई तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वो प्राइमरी हेल्थ केयर में जाएंगे, ठीक है। एंड कहाँ से ये प्रोवाइड होती है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, तो जो सब सेंटर्स है या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वो सब ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो जो हेल्थ पोस्ट है या फिर फैमिली वेलफेयर सिस्टम है वो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज अर्बन एरियाज में प्रोवाइड करती है। दूसरा है आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर में देख सकते हो जो पेशेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अगर वहां पर ठीक नहीं हो सके तो उनको स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाता है जो हायर हॉस्पिटल्स में बैठे होते हैं, तो वहां पर आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर का ट्रीटमेंट होता है। एंड इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, ब्लॉक लेवल पर जो होते हैं वो आ जाते हैं। टर्शरी हेल्थ केयर में क्या होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है ना। तो जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं उस प्रकार से जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलता जाएगा। तो टर्शरी हेल्थ केयर में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर दी जाती है ना। जब प्राइमरी ने भी रेफर कर दिया, सेकेंडरी ने भी रेफर कर दिया तो टर्सरी में आएंगे। एंड मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी टर्सरी हेल्थ केयर सेक्टर में होती हैं। एंड अगर हम बात करें लास्ट लोकेशन इन न्यूज की तो आप देख सकते हो निकारागुआ। निकारागुआ में क्या न्यूज है, तो निकारागुआ ने अपना डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ कट कर दिया है। एंड उसके बाद हुआ क्या कि अब जो आपका निकारागुआ है वो वन चाइना को ही रिकॉग्नाइज करता है, वैसे द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ओनली लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल फीचर्स अगर हम निकारागुआ की बात करें, ये है आपका निकारागुआ, ठीक है, जो कैरिबियन सी के आइलैंड कंट्रीज में आ जाते हैं। कैपिटल इसका मनेगुआ है। एरिया देख सकते हो लार्जेस्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये। एंड नेबरिंग कंट्री देख लो होंडुरस एंड कोस्टा रिका, ठीक है। तो एक तो होंडुरस और कोस्टा रिका। एंड ज्योग्राफिकल फीचर की बात करें तो कुछ वाटर बॉडीज यहाँ पर जैसे कैरिबियन सी आपको ईस्ट में मिल जाएंगे, पैसिफिक ओशियन टू द साउथ वेस्ट में, तो इधर आपका पैसिफिक ओशियन, इधर आपका कैरिबियन सी। एंड लेक की बात करें तो लेक निकारागुआ जो लार्जेस्ट लेक है सेंट्रल अमेरिका का। एंड इससे पहले ये जो आपका लेक है इट प्लान टू राइवल द पनामा कैनाल, है ना। तो जो पनामा कैनाल ऑलरेडी है उसको राइवलरी देने के लिए ये आपका डेवलपमेंट हो सकता था बाय बिल्डिंग निकारागुआ इंटर ओशियनिक ग्रांड कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक को कनेक्ट करता है। दूसरा है आपका स्लोवेनिया। तो रिसेंटली इंडिया स्लोवेनिया ने 8th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन वर्चुअली हेल्ड किया बायलैटरल रिलेशंस, रीजनल एंड मल्टीलैटरल डेवलपमेंट के फील्ड में। पॉलिटिकल फीचर अगर हम स्लोवेनिया की बात करें तो कैपिटल देख सकते हो जुवेलेजाना। एंड एरिया की बात करें तो सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप में आपका स्लोवेनिया आ जाता है, ये है आपका स्लोवेनिया, ठीक है। स्लोवेनिया ये है आपका। नेबरिंग कंट्री देख लो ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, क्रोएशिया, है ना। तो ये आपका क्रोएशिया है, इटली है, हंगरी है। तो जो बड़े बड़े देश हैं वो इसमें बॉर्डर करते हैं। एंड पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये याद रखना है स्लोवेनिया जो है आपका पार्ट है यूरोपियन यूनियन का एंड अर्स्टवाइल यूगोस्लाविया का। ज्योग्राफिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो देख सकते हो सराउंडिंग वाटर बॉडी, तो एड्रियाटिक सी से ये सराउंड करते हैं। तो एक तरफ इधर है आपका एड्रियाटिक सी, तो यहाँ पर है आपका एड्रियाटिक सी, है ना। तो यहाँ सराउंड करते हैं। माउंटेन्स है आपका अल्प माउंटेन्स यहाँ पर स्प्रेडेड है। एंड 2 रिवर्स देख सकते हो द्रवा एंड सवा, ये मेन रिवर है और इसमें ग्लेशियर लेक्स जैसे ब्लेड ये भी मिल जाते हैं। कास्ट रीजन है, ये तो आपको पता होगा, सेवरल केव्स अंडरग्राउंड रिवर्स फ्लो करते रहते हैं। तो ये हमने स्लोवेनिया के बारे में जाना। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।